हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर द स्टार्स एज अ सोलर सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने फेजेस ऑफ मून यानी चंद्रमा की कलाएं समझी थी कि चंद्रमा की कलाएं क्या होती है। हमने उसके बाद चंद्रमा के बारे में पढ़ा था कि चंद्रमा कैसा होता है, उसकी सरफेस यानी उसकी जो सतह है वो कैसी है। और हमने ये देखा था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि चांद पे उतरे। उसके बाद हम स्टार्स यानी तारों के बारे में पढ़ रहे थे और हमने ये देखा था कि जो सूर्य है वो एक तारा है। और हमने ये भी देखा था कि हमारा यानी पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा सूर्य है। उसके बाद आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी है और हमने उनकी डिस्टेंस यानी दूरी भी देखी थी कि उनकी दूरी कितनी है पृथ्वी से। इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये भी समझा था कि जो आपके स्टार्स होते हैं यानी तारे होते हैं वो शाम के टाइम यानी सूर्यास्त के समय ईस्ट यानी पूर्व से उगते हैं और सूर्योदय के टाइम पे जो आपके तारे होते हैं वो क्या होते हैं, सेट होते हैं या डूबते हैं किधर, वेस्ट की तरफ। तो बेसिकली जो तारे होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ईस्ट यानी पूरब से उगते हैं। ठीक है, किससे उगते हैं, पूरब से उगते हैं। और डूबते कहाँ हैं, वेस्ट में यानी पश्चिम में। हमने ये देखा था। तो बेसिकली अगर हम बात करें सूर्य की भी, जब हम सूर्योदय की बात करते हैं तो आप ये जानते हो सुबह के टाइम पे जब सूर्य उदय होता है यानी सन राइज होता है। तो बेसिकली जब सन राइज होता है या सूर्य उदय होता है वो भी आपने देखा होगा कि पूरब से होता है। और जब सूर्य डूबता है यानी सन जो होता है क्या होता है, आपका सेट होता है यानी सूर्यास्त होता है, तो आपका पश्चिम दिशा में होता है। तो हमने ये देखा कि जो स्टार्स है वो उगते ईस्ट से है और डूबती किधर की साइड है, वेस्ट। इसका मतलब ये है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी इसके ऑपोजिट यानी विपरीत दिशा में घूम रही। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। आप क्या करिएगा, अपने आप को एक कमरे में बंद कर दीजिए और फिर उस कमरे में घूमिए। तो जब आप खुद को रोटेट करेंगे, घूमेंगे, गोल गोल घूमेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा अगर आप जिस दिशा में घूम रहे हैं आपकी जो दीवारें हैं आपको विपरीत दिशा में घूमती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब ये है जब हम घूम रहे हैं तो जो हमारे जो रिस्पेक्ट में जो हमारी दीवारें हैं, ठीक है, यानी हमारे सापेक्ष में जो दीवारें हैं वो हमें ऐसी लगती है कि घूम तो हम रहे हैं लेकिन वो हमें विपरीत दिशा में घूमती हुई दिखाई दे। यही लॉजिक आपका इस केस में भी लगता है। यानी जब हम बात करते हैं कि जो आपके तारे हैं वो पूरब से उगते हैं यानी ईस्ट से उगते हैं और डूबते किस डायरेक्शन में है, वेस्ट यानी पश्चिम। इसका मतलब इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी पृथ्वी घूर्णन कर रही है यानी रोटेशन कर रही है। तो जो वो रोटेशन है वो बेसिकली किस दिशा में है, तो जैसे कि हमने ये देखा कि जब हम एक कमरे में घूमते हैं, रोटेट करते हैं, तो जिस डायरेक्शन में या जिस दिशा में हम घूम रहे हैं हमें हमारे जो चारों तरफ दीवारें हैं उसकी ऑपोजिट यानी विपरीत दिशा में घूमती हुई दिखाई देती। यही लॉजिक हम इस कॉन्सेप्ट में लगाएंगे यानी कि जो आपके तारे हैं यानी स्टार्स हैं वो उगते किधर से हैं, आपके ईस्ट डायरेक्शन से उगते हैं यानी पूरब से उगते हैं। और वो डूबते किधर है, आपकी वेस्ट यानी पश्चिम दिशा। इसका मतलब ये है कि जो आपकी पृथ्वी है वो रोटेशन कर रही है यानी घूर्णन कर रही है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के विपरीत दिशा।
यानी इस दिशा के ऑपोजिट डायरेक्शन या विपरीत दिशा में वो घूर्णन कर रही है। इसका मतलब जो आपकी पृथ्वी है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ यानी पश्चिम से पूरब की तरफ घूर्णन कर रही है या घूम रही है। इससे हमें ये पता चलता है कि जब हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूर्णन कर रही है यानी रोटेशन कर रही है, यही वो कारण है कि हमें तारे, चाहे आपका सूर्य है या कोई भी तारा है, हमें ईस्ट यानी पूरब से उगता हुआ दिखाई देता है और वेस्ट यानी पश्चिम में डूबता हुआ दिखाई देता है। तो यही कारण है कि हमें ऐसा लगता है कि जो स्टार्स हैं यानी तारे हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ क्या कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं या चल रहे हैं। तो a star which rises in the east in the evening set to the west in the morning। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्टार्स होते हैं यानी तारे होते हैं वो कहाँ से उगते हैं, आपके ईस्ट यानी पूर्व दिशा से उगते हैं, ठीक है। और कहाँ पे अस्त होते हैं, कहाँ पे सेट होते हैं, आपके वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं। तो यही वो कारण है, यानी जो पृथ्वी का घूर्णन है यही वो कारण है जिस कारण हमें जो तारे हैं वो पूरब से उदय होते दिखाई देते हैं और पश्चिम में अस्त होते दिखाई। इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने बचपन में पढ़ा है जो आपका सूर्य होता है वो कहाँ से उगता है, ईस्ट से उगता है, और जब सूर्य डूबता है या सूर्यास्त होता है वो किस दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में होता है। तो ये भी बेसिकली आपके अर्थ के रोटेशन यानी पृथ्वी के घूर्णन करने की वजह से, यानी पृथ्वी अपनी एक्सिस पे, अपने अक्ष पे घूम रही है और किस डायरेक्शन में घूम रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है। यही वो कारण है जिस कारण हमें सूर्य भी ऐसा प्रतीत होता है कि वो ईस्ट यानी पूरब से उग रहा है, ठीक है, यानी पूर्व से उदय हो रहा है और पश्चिम में क्या हो रहा है, अस्त हो रहा है। यानी द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। सूर्य पूर्व से में उदय होता है तथा पश्चिम में अस्त होता है। क्यों प्रतीत हो, इस कारण ये प्रतीत होता है कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, जिस कारण आपको ऐसा लगता है कि जो आपके सूर्य है वो पूर्व से उदय हो रहा है और पश्चिम में अस्त हो रहा है। अब हमने ये बात करी तारों की। नॉर्मली सभी तरीके के जो जितने भी तारे हमारे आकाश में हैं उन तारों की हमने बात करी, सूर्य की बात करी, उनके उगने और डूबने के बारे में हमने बात की। अब एक ऐसा तारा भी है जिसकी डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स रहती है, यानी वो हमें ऐसा लगता है कि वो पृथ्वी में घूमता ही नहीं है या वो कभी मूव नहीं करता। तो इस तारे को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा ये तारा है आकाश में, हमें ऐसा लगता है कि ये फिक्स है, एक जगह फिक्स है। इसको समझने के लिए हमारी जो एक एक्टिविटी है वो ये है, आपको क्या करना है, एक अम्ब्रेला लेना है यानी छाता लेना है और आपको कुछ स्टार्स काटने हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप कितने भी 7 या 8 स्टार्स काट सकते हैं। उन जो आपने जो तारे बनाए हैं, जो आपने व्हाइट पेपर में इन तारों को बनाना है और फिर आपने इस तरीके से, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको छतरी में इन तारों को चिपका देना है कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नीले रंग के तारे दिखाई दे रहे होंगे। इस तरीके से आपको छतरी में तारे चिपका दें और एक तारा आपको बीच में यानी सेंटर पे, यानी इस अम्ब्रेला या इस छतरी के सेंटर पे इस तरीके से चिपका दें। तो बेसिकली आपको सारे तारे इस छतरी में इस तरीके से, जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, इस तरीके से चिपकाने हैं।
अब आपको क्या करना है, आपको छतरी का हैंडल पकड़ना है, ठीक है। उसका हैंडल पकड़ेंगे और आप उसे गोल गोल घुमाएंगे। क्या करना है आपको, छतरी का हैंडल पकड़ना है और उसे गोल गोल घुमाना है। आप ये देखेंगे कि आपको जो आपने किनारे में जितने भी स्टार्स यानी तारे लगाए हैं वो सब घूम रहे हैं। जिस तरीके से आप छतरी को घुमा रहे हैं उसी दिशा में वो घूम रहे हैं। लेकिन जो तारा बीच में यानी सेंटर पे लगाया गया है, यानी वो आपको बीच में बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि वो वहीं पे फिक्स है और उधर पे ही वो घूम रहा है। तो यही जो है, यही वो कारण है जिस कारण आपका जो ये बीच का तारा है वो आपको घूमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सेंटर पे है और आप इस छतरी को घुमा रहे हैं, जिस कारण ये आपको ऐसा लग रहा है कि बीच में। तो यही वो कारण है। इसी तरीके से ही हमें ये पता चलता है कि जो एक तारा है, यानी जो हमने छतरी में तारे लगाए हैं उनमें से एक ऐसा तारा है जो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो फिक्स है, एक जगह फिक्स है, यानी एक जगह स्थिर है, वो कहीं कहीं घूम नहीं रहा है। यानी देयर इज अ स्टार विच डज नॉट अपेयर टू मूव, यानी ऐसा एक तारा है जो गति करता प्रतीत नहीं हो रहा है। और वो कौन सा तारा है आपका, वो तारा जो कि आपने सेंटर या बीच पे लगाया है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो पृथ्वी है, ठीक है, आप जानते हैं जो हमारी पृथ्वी है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये क्या करती है, अपनी अक्ष में यानी अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, यानी घूर्णन करती है, ठीक है। ये अपनी एक्सिस पे घूम रही है। तो ऐसा हो सकता है जैसे कि हमने छतरी का केस लिया, हमने छतरी का केस लिया, उसमें हमने सेंटर पे एक स्टार यानी तारा लगा, और जब हम उसे रोटेट कर रहे थे, घुमा रहे थे, तो जो बीच वाला तारा था वो हमें घूमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी तरीके से अगर कोई तारा जो आपकी पृथ्वी है इसके एक्सिस पे होगा, यानी इसके अक्ष पे होगा, अगर आप जानते हैं ये पृथ्वी जब घूमेगी, घूर्णन करेगी यानी रोटेट करेगी, तो ये अपनी एक्सिस में कुछ इस तरीके से रोटेट करेगी, ठीक है। इस तरीके से ये रोटेट करेगी, जो इसका रोटेशन होगा आपका इस तरीके से होता है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, ऐसे घूम रही है पृथ्वी। और वो तारा क्या है, अगर वो तारा इसकी एक्सिस पे है यानी इधर पे है, आप मान लीजिए कि ये तारा इधर पे है, तो जब भी ये पृथ्वी घूमेगी तो बाकी जो तारे इसके आसपास होंगे वो तो हमें घूमते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जो तारा इसकी एक्सिस यानी अक्ष पे होगा, ये जब भी घूर्णन करेगा हमें वो उसी दिशा में या उसी पॉइंट पे या उसी स्थिति पे दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि वो जो तारा हमें घूमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है वो जरूर पृथ्वी की एक्सिस यानी अक्ष पे होगा, जिस कारण हमें उसकी दिशा परिवर्तित या बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। या आप ये कह सकते हैं आपको ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि जो आपका ये तारा है वो गति कर रहा है। तो यानी इससे इस जो आपने एक्टिविटी करी इससे हमने क्या कंक्लूड करा, हमारा निष्कर्ष क्या निकला, हमारा निष्कर्ष ये निकला कि इफ देयर वर अ स्टार located where the axis of rotation of the earth meets the sky, this star could also be stationary। यानी कि यदि कोई तारा वहां स्थित होता है जहां आकाश में पृथ्वी का अक्ष मिलता है, यानी कि एक ऐसा तारा, एक ऐसा स्टार जो ऐसी पोजीशन पे है जहां पे आपका जो आकाश है और पृथ्वी का अक्ष ये मिलता है, यानी जो एक्सिस है अर्थ की, जो रोटेशन का एक्सिस है, आकाश है, ये दोनों मिलते हैं, यानी जो आपका तारा है वो किस पे है, एक्सिस पे है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी पृथ्वी के अक्ष पे है, घूर्णन के अक्ष पे है, तो फिर वह तारा हमें स्थिर दिखाई देता है या हमें स्थिर प्रतीत हो। तो यही कारण है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूम रही है, इस एक्सिस पे जो भी तारा होगा
आपको वो बिल्कुल फिक्स या स्थिर दिखाई देगा, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, घूमना इसका इस डायरेक्शन में, लेकिन वो तारा किस पे है, एक्सिस पे है। यही वो कारण है जिस कारण आपको ये जो तारा है वो फिक्स दिखाई देता है। तो बेसिकली जो ये तारा है जो हमें फिक्स दिखाई देता है, ये आपका पोल स्टार यानी ध्रुव तारा होता है। कौन सा तारा होता है, ध्रुव तारा या पोल स्टार, ठीक है। तो जो आपका पोल स्टार होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो पृथ्वी की जो एक्सिस है यानी अक्ष है उस पे ऊपर उस पे होता है, यानी अक्ष पे होता है, जिस कारण पृथ्वी घूर्णन करती है। हम जानते हैं पृथ्वी घूम रही है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो पोल स्टार है वो बिल्कुल फिक्स है, यानी ध्रुव तारा आपका बिल्कुल फिक्स है, स्थिर है, वो गति नहीं कर रहा है, वो मूव ही नहीं कर रहा है। तो हमें यही वो कारण है और यही वो तारा है, यानी जो आपका पोल स्टार है, जो हमें फिक्स दिखता है यानी स्थिर दिखता है, और ऐसा लगता है कि ये गतिमान नहीं है, यानी ये चल नहीं रहा। There is actually a star, the pole star, which is situated in the direction of the Earth axis. यानी एक्चुअली जो वो तारा है वो कौन सा तारा है, आपका पोल स्टार है, यानी ध्रुव तारा है, जो कि कहाँ पे है, आपकी अर्थ की एक्सिस पे, एक्सिस की दिशा पे, यानी उसकी अक्ष पे है। इट डज नॉट अपेयर टू मूव, और वो हमें ऐसा लगता है कि वो मूव नहीं कर रहा है, घूम नहीं रहा है या गतिमान नहीं। वास्तव में ध्रुव तारा एक ऐसा ही तारा है जो पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित होता है, यहाँ गति करता प्रतीत नहीं होता। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका पोल स्टार है यानी ध्रुव तारा है, वो आपकी पृथ्वी के अक्ष यानी एक्सिस पे होता है, जिस कारण पृथ्वी तो आपकी घूर्णन कर रही है, लेकिन ये क्या है, ये इसके एक्सिस पे है, तो ये हमें ऐसा लगता है कि ये किस पे है, ये बिल्कुल फिक्स है या स्थिर है, एक जगह में बिल्कुल स्थिर, एक जगह रुका हुआ है, गतिमान नहीं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ध्रुव तारा हमें गतिमान क्यों नहीं दिखाई देता है, या हमें ऐसा क्यों नहीं लगता है कि ये मूव कर रहा है। तो अब जब हमने पोल स्टार के बारे में बात करी, ठीक है, हमने पोल स्टार के बारे में बात करी, हमें ये पता है कि पोल स्टार हमें ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल फिक्स है, एक जगह बिल्कुल फिक्स है। तो जो आपका पोल स्टार होता है उसके चारों तरफ बहुत सारे तारे भी होते हैं, और हम ये जानते हैं हमें पोल स्टार हर जगह बिल्कुल एक जगह फिक्स आपको नॉर्थ डायरेक्शन में या आपके उत्तर दिशा में बिल्कुल स्थिर दिखाई दे। तो जो आपका पोल स्टार होता है उसके चारों तरफ भी कुछ तारे होते हैं। इसके पास हमें एक तारामंडल दिखाई देता है जिसे हम ऊर्सा मेजर कहते हैं या सप्तऋषि कहते हैं, यानी सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। तो ये जो तारामंडल है ये जो आपका पोल स्टार होता है यानी ध्रुव तारा होता है उसके पास होता है, और इससे आप या आपके ध्रुव तारे से आप ऊर्सा मेजर या सप्तऋषि को ट्रेस कर सकते हैं या देख सकते हैं। द पोल स्टार और पोलरिस इज वन स्टार whose position seems to be fixed, यानी जो आपका पोल स्टार होता है या जिसे हम पोलरिस कहते हैं, वो क्या हमें कैसा लगता है कि वो बिल्कुल फिक्स है यानी स्थिर है। ऑल अदर स्टार्स सीम टू मूव अराउंड द पोल स्टार, और हमें ऐसा लगता है कि जो बाकी तारे हैं वो पोल स्टार के चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, पोल स्टार यानी ध्रुव तारे के चारों तरफ घूम रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। इट कैन बी ट्रेस यूजिंग कॉन्स्टलेशन ऊर्सा मेजर, और इसको हम किसके जरिए समझ सकते हैं, एक कॉन्स्टलेशन है, एक तारामंडल है ऊर्सा मेजर, ठीक है, सप्तऋषि तारामंडल, जिसके जरिए हम इसे समझ सकते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जो आपका पोल स्टार है यानी ध्रुव तारा है वो एक जगह फिक्स है यानी स्थिर है, और उसके चारों तरफ और तारे घूम रहे हैं। ध्रुव तारा या पोलरिस एक ऐसा तारा है जिसकी स्थिति स्थिर प्रतीत होती है। और अब हम बात करते हैं कॉन्स्टलेशन यानी तारामंडल। तो बेसिकली जब हम तारामंडल की बात करते हैं तो हम बेसिकली बात करते हैं ग्रुप ऑफ स्टार, यानी जो आपके तारे होते हैं उनके समूह की हम बात करते हैं।
और जो ये तारे होते हैं, इनके जो समूह होते हैं, वो हमें ऐसे लगते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई ऐसी शेप या कोई ऐसा आकार बना रहे हैं जिसे हम जानते हैं। तो बेसिकली जो आपका तारामंडल या जिसे हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं, वो बेसिकली होता क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, यानी तारों का समूह होता है जो कि किसी जानी पहचानी या आप ऐसी वो आकृति बनाते हैं जिसे हम जानते हैं। यानी द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। यानी पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। यानी तारामंडल क्या होता है? बहुत सारे तारों का समूह है जो कि एक फिक्स शेप या आकार बना रहे हैं जिसे आप पहचान सकते हैं या जो आपके पहचाने जाने योग्य। तो पुराने समय में जो लोग होते थे, इन तारों को क्या करते थे? रिकॉग्नाइज करते थे, पहचानते थे उन्हें, उनसे आकृतियां ढूंढते थे कि कैसी आकृतियां बन रही हैं, और उनसे कुछ उन आकारों से कुछ कहानियां भी वो जोड़ा करते। तो कहीं ना कहीं पुराने समय में लोग जो तारामंडल है इससे जुड़ाव महसूस करते थे, इससे वो डायरेक्शन देखा करते थे कि कोई फिक्स डायरेक्शन है, क्योंकि वो इन सब चीजों को क्या करते थे? गौर करते थे, और फिर ये जानते थे कि किस दिशा में हम हैं, ये भी बताते थे, और कुछ कहानियां भी इससे रिलेटेड वो कहते। यानी constellations were devised by ancient people to be recognized stars in the sky। यानी प्राचीन काल में मनुष्यों ने आकाश में तारे को पहचानने के लिए तारामंडल की अभिकल्पना की, ताकि वो आसमान में डायरेक्शन देख सके, तारों को पहचान सके। इसलिए उन्होंने जो तारामंडल है, ठीक है, उसकी अभिकल्पना की, उसको डिवाइस किया, उसकी अभिकल्पना की, ताकि वो ये देख सके, ये जान सके कि कौन सा तारा किधर है, डायरेक्शन देख सके और तारों को पहचान सके। तो बेसिकली वो तारों को इसीलिए पहचानते थे ताकि उनको दिशा पता चल सके, डायरेक्शन पता चल सके। अब हम बात करते हैं तारामंडल के शेप्स। तो जो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो तारामंडल होता है या तारामंडल का जो आकार होता है, हम बेसिकली जो हमारे जो जनरल हमारी जानी पहचानी वस्तुएं हैं उनसे हम उसे जोड़ते हैं, एसोसिएट करते हैं, हम उन्हें पहचानते हैं ताकि हम आसमान में जो भी तारे हैं उन्हें पहचान सके, उनकी डायरेक्शन पहचान सके। यानी द शेप ऑफ कॉन्स्टलेशन रिसेम्बल्स ऑब्जेक्ट फैमिलियर टू दोज पीपल। यानी तारामंडल की आकृतियां उन व्यक्तियों की सुपरिचित वस्तुओं के सदृश थी। यानी वो ऐसी आकृतियां तारामंडल के जरिए बनाते थे जिसे वो जानते हैं, पहचानते हैं, जिससे वो आसमान में जो भी तारे हैं उनको समझ सके, उनको जान सके, उनकी डायरेक्शन बता सके। तो इस तरीके से आपका जो कॉन्स्टलेशन होता है वो बनता है। उसका आपने ये समझा कि किस तरीके से पुराने जमाने में लोग उसको एसोसिएट करते थे, उसे पहचानते थे, उससे आसमान के तारों को जानते थे और डायरेक्शंस भी पता। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 4 तारामंडल दिखाए गए हैं जो कि सबसे कॉमन और सबसे जो है इजीली आपको दिखाई दे सकते हैं आसमान में। तो पहला आपका है ग्रेट बियर, ठीक है, या आप जिसे बिग डिपर भी कहते हैं इसे, और सप्तऋषि या ऊर्सा मेजर भी कहते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सप्तऋषि का जो है ये शेप है यहाँ पे। तो जो सप्तऋषि तारामंडल होता है इस पे ये आपको ऐसे चम्मच की तरह दिखाई देता है। तो जो इसका हैंडल होता है इस पे 4 तारे स्थित होते हैं और 3 तारे इसके हैंडल पे स्थित होते हैं और 4 तारे इसके जो करची का जो आगे का हिस्सा होता है या चम्मच का आगे का हिस्सा होता है उस पे इस तरीके से जुड़े होते हैं।
और इसके आसपास जो तारे होते हैं वो आपको कुछ इस तरीके से भालू की शेप के दिखाई देते हैं। और ये आपका क्या होता है, ग्रेट बियर आपका तारामंडल। दूसरा आपका ओरियन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ओरियन तारामंडल है, आप देख सकते हैं 7 तारे इसके चारों तरफ है और बीच में जो 3 तारे हैं ये आपस में एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बीच में 3 तारे आपस में जुड़ रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से जो आपका ओरियन तारामंडल है इस तरीके से आपको आसमान में दिखाई देता है या आकाश में दिखाई देता है। ये आपका तीसरा तारामंडल है कैसोपिया। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, आपको कोई लेडी दिखाई देती है इसमें, और जो तारे होते हैं वो कुछ इस तरीके से आपस में जुड़े होते हैं। इसमें 5 तारे आपको इस तरीके से कुर्सी की तरह इस तरीके से दिखाई दे। अब हम बात करते हैं लियो मेजर की। ये आपका चौथा तारामंडल है लियो मेजर। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, आप देख सकते हैं, आपको कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे। तो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट या आप कह सकते हैं जनरली जिन्हें हम आसमान में देख सकते हैं वो तारामंडल है और आप इन्हें आसानी से अपने आकाश में ढूंढ सकते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ऊर्सा मेजर या सप्तऋषि तारामंडल। जो आपका सप्तऋषि तारामंडल है वो बेसिकली उसको हम बिग डिपर, ग्रेट बियर और सप्तऋषि भी कहते हैं या ऊर्सा मेजर भी कहते हैं। तो बेसिकली इसमें कितने स्टार्स होते हैं, 7 तारे, यानी 7 तारों का ये समूह होता है। यही वो कारण है जिस कारण हम इसे सप्तऋषि कहते हैं, क्योंकि हमारी जो इंडियन माइथोलॉजी है, हमारे जो हिंदू संस्कृति है, उसमें ये कहा गया है कि इसमें 7 ऋषि एक साथ बैठे हुए हैं और इसलिए इसे हम सप्तऋषि कहते हैं। तो बेसिकली इसमें कितने तारे होते हैं, 7 तारे होते हैं, ठीक है। 7 तारों में से जो 3 तारे होते हैं वो इसके हैंडल में होते हैं। बेसिकली हमें ऐसा लगता है कि ये कोई चम्मच है, इसी कारण हम इसे बिग डिपर भी कहते हैं, ठीक है। चम्मच है इस कारण हम इसे बिग डिपर कहते हैं। तो जैसे चम्मच में एक हैंडल होता है उसी तरीके से ऊर्सा मेजर पे भी एक हैंडल होता है, हैंडल से आपको लगता है, उस हैंडल पे 3 तारे होते हैं। बाकी 4 तारे, जैसे चम्मच की आगे की जो शेप होती है उसमें 4 तारे उसी तरीके से बने होते हैं या लगे हो, और आपको कई बार ये क्वेश्चन मार्क की तरह भी दिखाई देते हैं। यानी कि जो आपका ऊर्सा मेजर है यानी सप्तऋषि है, इट इज ऑल्सो नोन एज बिग डिपर, द ग्रेट बियर एंड द सप्तऋषि। यानी इस तारामंडल को बिग डिपर, ग्रेट बियर और ऊर्सा मेजर भी कहा जाता है। देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार इन दिस कॉन्स्टलेशन, यानी इस तारामंडल में 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं, यानी 7 स्टार्स होते हैं, यानी 7 तारे होते हैं। इट अपीयर्स लाइक अ बिग लैडल और अ क्वेश्चन मार्क, यानी ये एक बड़ी कलछी या चम्मच के जैसे आपको प्रतीत होते हैं, यानी आपको ऐसा लगता है कि कोई चम्मच आसमान में है। There are 3 stars in the handle of the ladle and 4 stars on the bow, यानी इस कलछी के हत्थी में 3 तथा कटोरी में 4 तारे होते हैं। तो यानी आपको ऐसा लगता है कि जो उसका हैंडल है उसमें कितने तारे हैं, 3 तारे उस पर लगे हुए हैं और 4 तारे उसकी कड़छी में या जो आपका कटोरी है उस पे लगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुराने समय में जो हमारे तारामंडल थे उनसे कुछ कहानियां रिलेट की गई थी, यानी उनसे कुछ कहानियां जोड़ी गई। तो इसी तरीके से एक कहानी ये भी है कि जो आपका सप्तऋषि तारामंडल है वो कुछ इस तरीके से एक चम्मच या एक करछी की तरह आपको दिखाई देता है। तो ये कहा जाता था कि पुराने समय में इसको पानी पीने के लिए प्रयोग में लाया जाता था
तो इस तरीके की कहानियां इससे जुड़ी है। तो आप देख सकते हैं ये आपकी बुक में एक इमेज है जिसमें इस तरीके से इस कहानी को दिखाया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें सप्तऋषि मंडल को एक बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है, बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो हमारी जो हिंदू माइथोलॉजी है या एंशिएंट माइथोलॉजी है उसके हिसाब से यहाँ पे आपके जो सप्तऋषि तारामंडल है आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा। इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो 7 ऋषि हैं, ठीक है, जो 7 ऋषि हैं यानी 7 सेज हैं, ऋषि हैं, वो बैठे हुए हैं, ठीक है, जिससे वो सप्तऋषि बना है। और जो ये 7 ऋषि हैं ये इनको बहुत ज्यादा वेदों का ज्ञान है, यानी वेद की बहुत ज्यादा नॉलेज है और वो इस नॉलेज को आगे बढ़ाना चाहते। तो बेसिकली इस तरीके से जो इसके स्टार्स हैं, सप्तऋषि मंडल के जो तारे हैं, उनको अलग अलग ऋषियों से एसोसिएट किया गया है या उनसे जोड़ा गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है। तो जो पहला तारा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऋषि मारीची, उनसे इसको जोड़ा गया है। दूसरा तारा ऋषि वशिष्ठ, उनसे जोड़ा गया है। तीसरा आपका ऋषि अंगिरा, उनसे जोड़ा गया है। चौथा अत्रि ऋषि से जोड़ा गया है। पांचवा क्रातु ऋषि। छठा आपका पुलाहा ऋषि और पुलस्त्य ऋषि से सातवां आपका जोड़ा गया। इसी तरीके से यहाँ पे आपको अलग अलग नाम दिए गए हैं उन सेजेस के। अल्काइड्स, मिजार, एलॉइड, मैग्रेस, डुभे, मिराक, फिगडा। तो इस तरीके से आपके जो ये 7 ऋषि हैं इनसे इस तारामंडल को जोड़ा गया है। यानी सप्तऋषि हैज बीन एसोसिएटेड विद 7 वेल नोन एंशिएंट इंडियन सेजेस। यानी जो सप्तऋषि है उनको 7 ऋषियों से, 7 जो सेज थे, ऋषि थे, उनसे इन्हें जोड़ा गया है, 7 संतों से इन्हें जोड़ा गया है। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट माइथोलॉजी, यानी जो आपकी प्राचीन पौराणिक कथाएं हैं उनके हिसाब से द 7 sages फ्रॉम द सप्तऋषि प्रिजर्व द एटर्नल नॉलेज ऑफ वेदास। यानी जो ये 7 ऋषि हैं सप्तऋषि के, इन्होंने वेदों का जो ज्ञान है, ठीक है, वेदों का जो नॉलेज है उसको प्रिजर्व करके रखा, बचा के रखा, एंड एक्सप्लेन इट टू पीपल इन एवरी न्यू एजेस। और हर नए समय में नए लोगों को इसके ज्ञान के बारे में बताया। यानी सप्तऋषि 7 प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय संतों या ऋषियों के नामों के साथ संबंध है। प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार सप्तऋषि नक्षत्र वेदों के शाश्वत ज्ञान को इंगित करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो सप्तऋषि मंडल है यानी ऊर्सा मेजर जिसे हम कहते हैं, वो आप इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इस तरीके से हमारी भारतीय संस्कृति से इसे जोड़ा गया है। तो इस तरीके से जो हमारा सप्तऋषि मंडल है उसे हमारी भारतीय संस्कृति से जोड़ा गया है और हमारी जो वेदों की संस्कृति है उससे इसे एसोसिएट किया। तो मैं आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा और आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।